नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और ये हम असिस्टेंट प्रोफेसर का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 8 देखेंगे और यूनिट 8 के इस वीडियो के बाद केवल पुस्तक के नामों का ही वीडियो रह गया है। ठीक है, तो इसके बाद यूनिट 8 ख़त्म हो जाएगी और वो वीडियो जो पुस्तक के नाम का है वो आज या फिर कल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंग और प्रदूषण के बारे में इसमें देखिए क्या है। लिंग और पर्यावरण से रिलेटेड ये वीडियो है और लिंग पे मैंने कई वीडियो बनाया है, नारीवाद पे, उसको भी मैं दे दूंगी आपको आज। तो उसको भी आप पढ़िएगा, फिर इसको भी पढ़ना है आपको। इसके बाद आपका ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, लिंग और प्रदूषण यानी कि महिला या पुरुष होने का प्रदूषण से क्या संबंध है। तो अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अवधारणात्मक होते हैं। तो जब आप चीज़ों को अच्छे से आप कंठस्थ करेंगे, समझेंगे, तभी आप उन सब क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो रहा है वैसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि लिंग और प्रदूषण का क्या संबंध है। लिंग देखिए, ये जो होता है पर्यावरण हानि जो होती है लिंग से संबंधित होती है, यानी जो महिलाएं होती हैं वो पर्यावरण प्रदूषण कम करती हैं। ठीक है, और पुरुष होते हैं वो पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि महिलाएं सिगरेट नहीं पीती। ठीक है, पुरुष जो होता है सिगरेट पीते हैं। महिलाएं जो होती हैं वो घर से बाहर कम निकलती हैं, पुरुष जो होता है डेली घर से बाहर निकलते हैं। तो उनके वाहनों का जो धुआं होता है उससे भी प्रदूषण होता है। और इसके अलावा और भी चीज़ें जो होता है, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, पुरुष बाहर ज़्यादा जाते हैं तो वो कचरा ज़्यादा फैलाते हैं। ठीक है, तो कचरा जो होता है उनके द्वारा ज़्यादा फैलता है। तो लिंग और प्रदूषण बहुत ज़्यादा कोरिलेट है। एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आता है कि महिला और पुरुष होना, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हमारे देश में कितने पेड़ हैं। ठीक है, तो क्या ये संबंध ए और बी दोनों सही है, क्या इसमें कोई संबंध है? ठीक है, तो अधिकतर बच्चे जो होंगे कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर इनका ये प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे इनका कोई संबंध नहीं है, जबकि है। ठीक है, यानी हमारे देश में महिलाओं को कौन सा अधिकार प्राप्त है, कैसा अधिकार प्राप्त है, उनको समाज में कितना सम्मान प्राप्त है, ये डिपेंड करता है कि हमारे देश में कितने पेड़ हैं। ठीक है, कैसे हैं इसको हम आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए, समाज में महिलाओं को जो स्थान प्राप्त होते हैं, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि जितने पेड़ होते हैं ये डिपेंड करता है, क्योंकि महिला जब ज़्यादा अच्छा सम्मान प्राप्त करेगी, उसके पास भूमि ज़्यादा होगी, वो निर्णय ले सकेगी अपने घर परिवार के लिए, चीज़ों के लिए। ठीक है, घर में कार लेनी है कि नहीं, ये महिला अगर निर्णय ले सकेगी तो ही तो पर्यावरण बचेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है कि महिला लिंग जो होता है वो प्रदूषण से बहुत ज़्यादा कोरिलेट होता है। इसमें देखिए एक चीज़ और है कि महिला जो होती है वो कचरा प्रबंधन बहुत अच्छा करती है। ठीक है, जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसका अच्छे से अच्छा वो यूज़ कर सकती है महिलाएं। ठीक है, आपने देखा होगा कि वेस्ट पार्टिकल से कैसे रचनात्मक चीज़ें बनाई जाए, महिलाएं सिखाती हैं। यूट्यूब पे आपने भी देखा होगा, तो मैंने सुना है, अभी देखा नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि महिला जो होती है वो वेस्ट पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा यूज करती है और उसके श्रम का कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, यानी पुरुष यदि वेस्ट पार्टिकल को ले जाता है, यूज़ करता है, फैक्ट्रीज़ की लगाता है, तो उसको पैसा मिलता है। लेकिन महिला अगर ऐसा करती है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। फिर देखिए, पर्यावरण प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं पर होता है, जिसमें गर्भवती महिलाएं एवं बच्चे होते हैं। तो देखिए, जो पर्यावरण प्रदूषण होता है इसमें महिलाओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और जो भ्रूण होता है महिला के गर्भ में पल रहा होता है वो प्रदूषण से और भी ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि एक निश्चित डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि एक महिला के गर्भपात के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, और इसके अलावा और भी जो प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण हो गया और दूषित जल पीना। ठीक है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं जो जानलेवा होती हैं। सबसे ज़्यादा ये इफेक्टेड होती है गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर, क्योंकि इनका जो शरीर होता है वो चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर लेता है और ठीक है, प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। महिलाओं के पास कम संपत्ति और संसाधन होते हैं। ठीक है, और प्रदूषण में वो कम योगदान भी देती हैं। ठीक है, लिंग असमानता के कारण विकास के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता है, जिससे गरीबी दूर हो सके। यानी हमारा देश जो गरीब है, इसमें गलती किसकी है? हमारी सामाजिक संरचना की गलती है, क्योंकि सामाजिक संरचना ने ऐसी संरचना बना के रखी है कि महिलाओं को हम दलन कर रहे हैं, उनको हम निम्न रखे हुए हैं, ऊपर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, महिलाओं के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो बुद्धि है, उसकी जीनियसिटी से जो हम काम कर सकते हैं, जो हम लाभ ले सकते हैं, जो अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उसको हम नहीं कर पाते और हमारा देश जो होता है वो पीछे रह जाता है। ठीक है, क्योंकि कितनी महिलाएं हैं, एक महिला की बात हो नहीं रही है, लाखों महिलाएं हैं जो बहुत ब्रिलियंट हैं। यदि उनको मौका दिया जाए तो बहुत आगे जा सकती हैं, लेकिन उनकी जो बुद्धि होती है वो परिवार और घर में ही सीमित रहती है और वो
कार्य नहीं कर पाती। ठीक है, आप लोग में से भी बहुत सी महिलाएं होंगी जो इस चीज़ को झेल रही होंगी कि वो अपनी फैमिली को देखते हुए किस तरह से उनको पढ़ाई करनी है। ठीक है, कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती। तो अलग अलग देशों में महिलाओं का पर्यावरण पर अलग अलग प्रभाव होता है। देखिए, विकसित देशों में महिलाओं पर जो पर्यावरण का प्रभाव होगा वो अलग होगा और विकासशील देशों पर अलग होगा, क्योंकि विकासशील देशों में महिलाओं को हमने वो सम्मान नहीं दिया, वो चीज़ें नहीं दी हैं जो विकसित देशों में हैं। ठीक है, और देखिए, विकसित देशों में महिला और पुरुष बराबर हैं, महिला भी जॉब करती हैं, लगभग हर दूसरे घर की महिला जो होती है वो जॉब करती है, बाहर जाती है डेली। तो वो पर्यावरण प्रदूषण भी ज़्यादा करेगी, क्योंकि वो स्मोक कर रही है, बाहर जा रही है, गाड़ियों का धुआं निकल रहा है जो वो, ठीक है, और भी जो वेस्टेज होता है, तो वो पुरुषों के बराबर ही पर्यावरण प्रदूषण में योगदान दे रही हैं। ठीक है, लेकिन जो विकासशील देश की महिलाएं हैं वो प्रदूषण में कम योगदान दे रही हैं। ठीक है, इसके अलावा विकासशील देश की महिलाएं जो होती हैं वो, वहाँ का एरिया बहुत विकसित नहीं होता, बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण नहीं बढ़ता, तो वो लोग वन और भूमि से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, अतः उनका संरक्षण करते हैं। अब देखिए, लिंग असमानता का मतलब क्या होता है। लिंग असमानता का मतलब होता है कि कोई बच्चा हुआ, पैदा हुआ, और हमने उसको बता दिया कि तुम लड़की हो, तुमको ऐसे जीना है, और लड़का हुआ तो उसको हमने बता दिया कि तुम लड़का हो, तुमको ऐसे ही जीना है, तुमको ऐसे ऐसे मूल्य को फॉलो करना है। ठीक है, तुमको ऐसे बिहेवियर करना है, तुमको ऐसे लोगों के साथ रहना है, तुम्हारा ये काम है, इससे ज़्यादा तुम ये काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये हो गया लिंग असमानता, यानी लड़का या फिर लड़की होने के नाते हमने उस पर जो चीज़ें थोप दी वो क्या है, लिंग असमानता है। और लिंग कर्तव्य का मतलब होता है कि लड़का या लड़की होने के नाते जो कार्य, यानी लड़कियां होती किचन का काम संभालती हैं। ठीक है, शुरू से उनको चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं, किचन में ऐसे किया जाता है। और लड़के जो होते हैं वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा, अपने पिता से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और बाहर की चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं। तो श्रम विभाजन और प्रकृति का कैसे दोहन करना है, लिंग से प्रभावित होता है। यानी लड़का या लड़की होने के नाते हम उसको अलग अलग मूल्य देते हैं कि तुमको इन मूल्यों को फॉलो करना है, और लड़का है तो उसको दूसरे मूल्यों को फॉलो करना है। तो ये लिंग असमानता है। ठीक है, तो ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है। यानी यदि पूछा जाए लिंग असमानता क्या है, सामाजिक है या फिर जैविक है, तो ये सामाजिक होता है। कचरा प्रबंधन में महिलाएं, तो देखिए, महिलाएं जो होती हैं कचरा प्रबंधन में बहुत आगे होती हैं, बहुत अच्छा कचरा प्रबंधन करती हैं। और आपने भी देखा होगा कि महिलाएं जो घर की होती हैं वेस्ट मटेरियल्स का बहुत अच्छा यूज़ कर लेती हैं। ठीक है, जैसे आपने गांव में देखा होगा कि जो ख़राब कपड़े होते हैं उससे लोग अलग अलग ढंग की चीज़ें बना देते हैं। ठीक है, तो उसका फिर यूज़ होने लगता है। तो कचरा प्रबंधन को लेकर एक खास चीज़ है कि वैसे देश जो विकसित देश हैं और जहाँ पे यंत्रीकृत व्यवस्था, यानी जो मशीनों से कार्य होता है, यानी कचरा जो है हम नाली से, जब नाली वगैरह जो है वो मशीनों से जब साफ़ करते हैं तो वहाँ पे पुरुष काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा है। और जहाँ पे कचरा जो होता है वो हाथ से साफ़ करना है तो वहाँ पे महिलाएं ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो अविकसित देशों में कचरा प्रबंधन ज़्यादातर महिलाएं करती हैं और विकसित देशों में पुरुष करते हैं, और पुरुष को इसका पारिश्रमिक भी मिलता है लेकिन महिला को नहीं मिलता। ठीक है, और देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, सिर पर मैला ढोने की जो प्रथा थी उसको समाप्त करने की पहल चली थी। ठीक है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का ये भाग है। ठीक है, उसके पहले जो मैला होता था, यानी जो नाली से जो चीज़ें निकलती थी, जो कचरा निकलता था, वो सिर पर लोग ढोकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। इस चीज़ का विरोध होने लगा क्योंकि ये निम्न कास्ट के लोग करते थे, और ये जो होता है ये एक आंदोलन का भाग बन गया, जातिवादी आंदोलन का। ठीक है, तो इसको लेकर चीज़ें खत्म की गई 8वीं पंचवर्षीय योजना में। जेंडर एक्शन प्लान 2020 गैप भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जेंडर एक्शन प्लान जो है वो 2020 में बना था, और इसका फुल फॉर्म जो है GAP यानी गैप है, और ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसमें जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं अवधारणात्मक या फिर सीधे सीधे भी प्रश्न आ सकते हैं, तो आप एक एक चीज़ को अच्छे से याद करिए। 2020 के अधिवेशन में निम्न मुद्दे दिए गए थे, जिसमें पर्यावरण निगरानी और मूल्यांकन था। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए था, सतत विकास और शिक्षा, और इसमें था इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 का एजेंडा है। ठीक है, यानी जेंडर एक्शन प्लान के तहत जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं उसमें 2030 तक इसको प्राप्त करने की बात की गई है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आएगा आपके एग्जाम में। अनुच्छेद 243D और 243T ये क्या करता है, नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण की बात करता है। यानी अनुच्छेद 243D जो है वो पंचायतों में आरक्षण की बात करता है, और अनुच्छेद 243T जो है वो नगर पालिका में महिलाओं के 33% सीटों के आरक्षण की बात करता है।
फिर देखिए अनुच्छेद 39D जो है वो पुरुष एवं महिला को समान कार्य पर समान वेतन देता है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 39D क्या कहता है कि यदि महिला और पुरुष समान कार्य करते हैं तो उनको समान वेतन दिया जाना चाहिए। फिर देखिए 51A जो है वो महिला के अपमान की सुरक्षा, यानी महिला जो, यदि कोई व्यक्ति महिला का अपमान कर रहा है, उसको अपमानित कर रहा है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है, तो अन्य व्यक्तियों को इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, इससे रिलेटेड है ये। ठीक है, फिर देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या है, महिला एवं पुरुष के समान शिक्षा की बात की जा रही है। यहाँ पर लिखा है कि महिला और पुरुष होने के नाते हम किसी भी व्यक्ति को शिक्षा से वंचित न करें, इस संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी है। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में महिला आत्मसम्मान एवं आत्मनिर्भर बनने हेतु कौशल प्रदान करना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है वो 1992 में बना था। फिर देखिए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001, इसमें महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण पर बल दिया गया। ठीक है, तो ये देखिए महिला अधिकारिता वर्ष भी 2001 को मनाया जाता है, और ये 2001 जो है वो क्या है, महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए इसमें नीति बनी थी। ठीक है, और ये नीति इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि इसी को लेकर महिला अधिकारिता वर्ष जो है बनाए गए थे इसको। फिर देखिए 1974 में महिलाओं की स्थिति को जानने के लिए एक समिति बनी, और उस समिति का नाम था समानता की ओर। ठीक है, इसमें महिला भेदभाव के चिंताजनक आंकड़े जो है वो प्रस्तुत किए गए थे। तो एग्जाम में आ सकता है कि महिलाओं के विकास के लिए जो समिति बनी थी, महिलाओं के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए जो समिति बनी थी समानता की ओर, ये किस सन में बनी थी, या फिर 1974 में जो महिलाओं के संबंध में आंकड़े इकट्ठा करने के लिए बनी थी उसका नाम क्या था। ठीक है, इस संबंध में प्रश्न आ सकते हैं, कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ सकता है। महिला विकास एवं विस्थापन देखिए क्या है, महिला विकास एवं विस्थापन देखिए सभी महिलाएं जो होती हैं विस्थापन की शिकार होती ही हैं। ठीक है, क्यों होती हैं, देखिए कोई भी लड़की है उसकी शादी उसी के मोहल्ले में तो नहीं होनी है। ठीक है, किसी और मोहल्ले में जाए, हो सकता है जिला एक ही हो, एक जिले में भी एक जगह से दूसरे जगह वो जाती है, तो प्रत्येक महिला जो होती है वो विस्थापन उसको झेलना ही झेलना पड़ता है। ठीक है, एक परिवार से दूसरे परिवार में जाना, वहाँ पे तनाव और तमाम चीज़ें झेलना, कहीं कहीं पे शोषण होता है, कहीं पे हिंसा होती है, सब कुछ उसको झेलना होता है, तो विस्थापन का मतलब वही होता है। ठीक है, सर्वप्रथम नारीवादी अर्थशास्त्री एस्टर बोसरूप ने अपनी पुस्तक वीमेंस रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1970 में ये लिखी गई थी, और इस पुस्तक में विकास के मानक जो है बदल दिए। यानी इसके पहले विकास का मतलब था कि यदि आपके पास सारे संसाधन आ गए, यदि आप जीवन में अच्छी चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप विकसित हैं। ठीक है, लेकिन इस पुस्तक ने एक क्रांति ला दी और विकास के मानक को बदल दिया कि विकास का मतलब ये नहीं है कि केवल आर्थिक रूप से ही विकास हो। विकास का मतलब ये है कि सभी वर्ग इसमें बराबर सम्मिलित हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई और वर्ग हो। ठीक है, तो इस संबंध में चिंतन जो है वो प्रारंभ हुआ, और ये जो पुस्तक थी ये क्रांतिकारी पुस्तक थी, इसीलिए ये एग्जाम में आ सकती है। तो इसके थिंकर सहित आप इस पुस्तक को अच्छे से याद कर लीजिए। लिंग एवं विकास एक ऐसा नारीवादी दृष्टिकोण है जो स्थान, लिंग, वर्ग, पृष्ठभूमि और अन्य सामाजिक राजनीतिक पहचान के आधार पर असमान प्रभाव को संबोधित करता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा कि लिंग विकास और विकास में क्या है कि आप पुरुष हैं तो आप अलग ढंग के विकसित करेंगे, यदि आप महिला हैं तो आप अलग ढंग से विकसित करेंगे। समाज आपको अलग ढंग से सपोर्ट करेगा, यदि आप पुरुष हैं, यदि आप महिला हैं तो समाज आपको अलग ढंग से सपोर्ट करेगा। तो यही क्या है, यही तो है नारी और पुरुष में असमानता। ये असमानता कोई जैविक तो है नहीं। ठीक है, जैविक जो चीज़ें हैं वो अलग चीज़ें हैं, और जैविक जानवरों में भी होती है, इंसानों में भी होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन सामाजिक जो मनुष्य ने बना रखा है, स्पेशली जो समाजशास्त्र में हम असमानता की चर्चा करते हैं वो सामाजिक असमानता की चर्चा करते हैं। यानी लोगों ने मूल्यों के आधार पर हमको क्या किया है, पीछे कर दिया है। ठीक है, पारंपरिक और सांस्कृतिक मानदंड यह निर्धारित करते हैं कि किस क्षेत्र में महिलाओं के पास कितनी भूमि है। तो जो हमारे पारंपरिक सांस्कृतिक मानदंड यानी परंपरा और संस्कृति हमारे देश की कैसी है, हमने महिलाओं को कैसा स्थान दिया है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि महिलाओं के पास कितनी भूमि है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो विकसित देश होते हैं वहाँ पे महिला और पुरुष बराबर कार्य करते हैं, तो उनके पास वहाँ पे ज़्यादा संपत्ति होती है, जबकि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे महिलाओं को पिछड़ा हुआ माना जाता है और उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता, वहाँ पे उनके पास कम संपत्ति होती है। ठीक है, उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक परिवार होता है, तो पितृसत्तात्मक परिवार में जो संपत्ति होती है वो अक्सर पुरुषों के पास होती है, जबकि मातृसत्तात्मक परिवार में संपत्ति माता के पास होती है, यानी स्त्रियों के पास होती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी देखिए परंपरा और संस्कृति ने क्या किया, परंपरा और संस्कृति ने
संपत्ति को प्रभावित किया कि महिला के पास रहेगी कि पुरुष के पास रहेगी। फिर देखिए पूरे विश्व में 45 से 80% जो है किसान वो महिलाएं हैं, ठीक है। यानी किसानी का कार्य जो है वो महिलाएं कर रही हैं और पुरुष जो है वो नहीं कर रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि किसान तो है महिलाएं, लेकिन उनके पास जो भूमि है वो केवल 13% है। ये वैश्विक स्तर की बात की जा रही है। पूरे विश्व में 45 से 80% यानी कहीं पे 45% है, कहीं पे 50% है, कहीं पे तो मिनिमम जो है 45 और मैक्सिमम जो है वो 80% जो है महिलाएं किसान हैं, ठीक है। तो किसानी तो कर रही हैं वो, लेकिन उनके पास भूमि जो है वो केवल 13% है, यानी दूसरों की भूमि पे वो श्रमिक के रूप में कार्य कर रही हैं, ठीक है। पूरे विश्व में 40% लोग जो है वो नदियों के किनारे रहते हैं, ठीक है। यदि प्राकृतिक संसाधनों को स्थानीय लोगों को सौंप दिया जाए तो पर्यावरण अधिक सुरक्षित रहेगा, ठीक है। एक चीज़ में मेंशन नहीं है फ्रेंड, याद रखिएगा। यूएन डेबर समिति एक थी, ठीक है। और इस समिति के माध्यम से ये एक आंदोलन जैसा था कि इसमें कहा गया कि जो स्थानीय लोग हैं, जो जनजाति हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनको उस भूमि पे अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस समिति की वजह से, इस आंदोलन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा था, ठीक है। तो यूएन डेबर याद रखिएगा। इन्होंने माना है कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो उन लोगों को सौंप दिया जाए जो उस एरिया में रह रहे हैं। फिर देखिए महिला आरक्षण बिल 2010, ठीक है। इसमें पारित हुआ कि 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। यानी 2010 में ये चीज़ें की गई कि महिलाओं को 33% आरक्षण प्रत्येक वैकेंसी में, प्रत्येक चीज़ों में मिलेगा। जेंडर बजटिंग देखिए क्या है। जेंडर बजटिंग का मतलब होता है कि महिलाओं को भी बजट में एक निश्चित फंड रिलीज किया जाए, ठीक है। जैसे महिलाओं को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पुरुष को नहीं होती, जैसे मातृत्व से संबंधित, ठीक है। तो उसमें उनको छुट्टियां दी जाएं और उसमें उनको फंड रिलीज किया जाए कि सरकारी हॉस्पिटल में जिनको होते हैं बच्चे, उसको इतने पैसे दिए जाए। तो सरकार की योजनाएं चल रही हैं। तो ये जेंडर बजटिंग का ही पार्ट है कि महिलाओं को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाए, ठीक है। जैसे कि कॉलेज वगैरह में सैनिटरी पैड वगैरह अब दिए जाते हैं, तो और भी चीज़ें होती हैं जो महिलाओं को केवल दी जा रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए बजट का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि जो शारीरिक विशेषताएं महिलाओं के पास है उसके माध्यम से क्या होगा, सरकार उनकी हेल्प करे, ठीक है। फिर देखिए जेंडर बजट अब तक विश्व के 62 देशों में लागू हो चुका है, ठीक है। 62 देश। और सबसे पहला जो देश था जेंडर बजटिंग को लागू करने वाला वो था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब भारत में जेंडर बजटिंग की बात शुरू हुई वो 2005 में, और 2006 का जो बजट आया पहली बार उसमें जेंडर बजटिंग को लेकर बजट जो है प्रारंभ हुआ, ठीक है। और पिंक कागज पे जेंडर बजटिंग शुरू हुई 2010 से लेकर 2020 अब तक, मतलब ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस ने मनाना शुरू किया 1975 में, और ये 8 मार्च को हुआ था। तब से लेकर 8 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कुछ नए थिंकर हैं जिन्होंने महिला पे काम किया है, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले रूथ देसाई, मधु किश्वर, सुजाता पटेल, रोहिणी, ये सब क्या है, महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उसके संबंध में इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं। जैसे कार्यस्थल पर यौन शोषण हो गया, रेप हो गया, ठीक है, या फिर और भी चीज़ें हो गई। कुछ जगहों पर महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, सरकार ने जो छुट्टियां दी है महिलाओं को ये नहीं मिल रही है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, ठीक है, महिलाओं पर एसिड अटैक वगैरह, तो इनसे रिलेटेड इन्होंने बातें कही हुई हैं अपने अध्ययन में, ठीक है। पर्यावरण आंदोलन देखिए क्या है। तो सबसे पहले से माना जाता है कि भारत में जो पर्यावरण आंदोलन था उसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में किया था, ठीक है, चिपको आंदोलन के रूप में। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है वो एक महिला ने की थी, गौरा देवी नाम था उसका। और गौरा देवी चूँकि एक जनजातीय महिला थी वहाँ की, तो वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सरकार से नहीं बात कर सकती थी, और बड़े बड़े जो ठेकेदार वगैरह थे उनसे बात नहीं कर सकती थी। तो उसने सुंदरलाल बहुगुणा को आगे किया, जबकि सबसे पहले जो है वो गौरा देवी ने पेड़ों पर चिपक गई वो, और उसने कहा कि पहले मुझे काटो तब जाकर पेड़ों को काटने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा इसमें आगे आए और उनका नाम पूरे विश्व में प्रचलित हुआ। तो 1973 में ये शुरू हुआ, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें आजीविका के मुद्दे अधिक थे। यानी उन्हीं पेड़ों के माध्यम से वो अपनी आजीविका चलाते थे, वो उनके रहने का घर था, और उन पेड़ों को काटा जा रहा था, इसलिए वो उसको रोक रहे थे पर्यावरण को बचाने के लिए, इसलिए कि हमारी पृथ्वी नष्ट होगी, इसलिए उन्होंने चिपको आंदोलन शुरू नहीं किया था, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ये प्रश्न उठता है कि ये आजीविका का मुद्दा था, ये पर्यावरणीय मुद्दा जो है नहीं था। और
जो चिपको आंदोलन था इसी को लेकर एक आंदोलन और चला था, एपिको आंदोलन 1983 में, और ये चला था दक्षिण भारत में, बिल्कुल ऐसा ही था वो भी। देखिए, वंदना शिवा जयंत बंदोपाध्याय ने पर्यावरणीय आंदोलन पर लिखा है, यानी जो पर्यावरण और आजीविका के मुद्दे हैं, यानी जो पेड़ पौधे कट जाएंगे तो स्थानीय लोगों का क्या होगा, ठीक है, उनको जो प्रॉब्लम्स होती है उनके संबंध में उन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वंदना शिवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो परिस्थितिकी नारीवादी भी हैं। परिस्थितिकी नारीवादी देखिए एक विचारधारा है जिसमें माना जाता है कि महिलाएं एक वर्ग के रूप में पर्यावरण प्रदूषण में सबसे कम रोल अदा करती हैं, ठीक है, यानी सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण जो है वो महिलाएं करती हैं। ये कौन मानता है? परिस्थितिकी नारीवादी, ठीक है। और परिस्थितिकी नारीवादी विचारधारा की थिंकर कौन है? वंदना शिवा। संपोषित विकास देखिए क्या है? संपोषित विकास का मतलब होता है कि पर्यावरण को कोई भी हानि पहुंचाए बिना आर्थिक वृद्धि, यानी हम अपनी वृद्धि करेंगे, अपना विकास करेंगे, लेकिन पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। यानी हमने एक पेड़ यदि काटा है अपने फैक्ट्री को लगाने के लिए तो हम 2 पेड़ लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या है? संपोषित विकास है। अब देखिए, घनश्याम शाह ने पर्यावरणीय आंदोलन पर चर्चा की, यानी ये भी थिंकर हैं। तो ये सारे थिंकर्स इसलिए हैं क्योंकि आप एक बार याद रखेंगे तो यदि एग्जाम में आता है तो आप उसको लगा देंगे, वैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कम आते हैं। एपिको आंदोलन देखिए 1983 में चला था। अब एक आंदोलन है, इंपॉर्टेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो मेधा पाटेकर ने इसकी शुरुआत की थी 1988 में, और इसमें मांग की गई थी कि जो नर्मदा घाटी से संबंधित कार्य है उसको रोक दिए जाएं। और लोगों ने यह भी प्रतिज्ञा की कि यदि उन्हें बेघर किया जा रहा है, ठीक है, यदि उन्हें बेघर किया गया तो वे नर्मदा नदी में कूदकर जान दे देंगे। तो ये काम हो क्या रहा था? देखिए, सरदार सरोवर परियोजना थी और इस परियोजना के माध्यम से सरदार सरोवर बांध बन रहा था, ठीक है। तो सरदार सरोवर बांध के विपरीत, ठीक है, लोग क्या किए? विरोध करना शुरू किए कि यदि ये बांध बनता है तो हम इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे देंगे। और इसलिए क्या हुआ कि ये जो आंदोलन था वो सफल रहा और विश्व बैंक ने इस कार्य को रोक दिया, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे बांध बनता है वहाँ पे लोगों को हटा दिया जाता है, पूरा का पूरा एरिया खाली कर दिया जाता है, विस्थापन किया जाता है, बड़ी मात्रा में विस्थापन होता है। यदि बांध बनता है या फिर वन्यजीव अभयारण्य वगैरह बनते हैं तो बहुत दूर तक का इलाका खाली कर दिया जाता है। तो इनके घर जो थे वो छीन रहे थे, इसलिए इन्होंने ये आंदोलन किया था और ये 1988 में किया गया था। मेधा पाटेकर इसमें मुख्य भूमिका में थी। देखिए, कुछ पर्यावरण संबंधी अधिनियम है, उस अधिनियम को हम देखते हैं कौन कौन से अधिनियम है। मोटर व्हीकल अधिनियम 1939 में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ये बना था, ठीक है, यानी जो एरिया है जिसमें वायु प्रदूषण अधिक है वहाँ के मोटर वाहनों से संबंधित ये अधिनियम था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संकटग्रस्त जीवों को लेकर था, ये कि जो जीव संकटग्रस्त हैं उनकी सुरक्षा के लिए था कि यदि ऐसे जीवों को मारा जाता है तो ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2006 वन्य जीवों के आवास के हस्तक्षेप के दोषी को दंड देना, यानी जहाँ पे वन्य जीव रहते हैं, जैसे कोई जंगली इलाका हो गया, फिर कुछ ऐसे एरिया हो गए जहाँ पे वन्य जीव रहते हैं, वहाँ पे आपने हस्तक्षेप किया, उनको मारना शुरू किया, फिर वहाँ पे जाने से आपके उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे लोगों को दोष देने के लिए ये सब चीज़ें की गई थी। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निर्वचनीकरण पर रोक और वन सुरक्षा, ठीक है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए और वनों के कटाव को रोकने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया था। और देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में ये अधिनियम बना था और इसमें क्या था? पर्यावरण को दुष्प्रभावित करने वाले कारकों की खोज करना और उनकी रोकथाम करना, यानी जो कारक हैं पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं इकोसिस्टम को, उनको खोजेंगे और उनको हम रोकेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। इसके बाद एक वीडियो और बनेगा पुस्तक के नाम से रिलेटेड कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो महिलाओं के संबंध में लिखी गई हैं और पर्यावरण के संबंध में लिखी गई हैं, ठीक है। तो वो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आ सकता है उसको मैं दे दूँगी। और इसके अलावा 2 वीडियो और बना है नारीवाद पे, वो भी आपको देखना है, वो भी मैं आज सेंड कर दूँगी।